हाँ तो देखिए, पिछला क्लास हमने क्या किए थे कि आपको 1D या 2D वेक्टर के बारे में बताए थे, ठीक है ना। तो बैक क्लास में हम बताए थे आपको कि अगर कोई वेक्टर F1 है और 10i कैप न्यूटन लिखते हैं तो F1 का मैग्नीट्यूड आप लिखिएगा तो 10i कैप का मैग्नीट्यूड, तो 10 यह यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं कि 1 होता है, तो दैट विल बी 10 न्यूटन। यह 1D में बताए थे आपको हम। और F2 इक्वल टू मान लेते हैं कि इसको नाम A देते हैं, यह B हो गया। F2 इक्वल टू 6i प्लस 8j, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है तो यह 2D में हो गया, तो F2 का मैग्नीट्यूड हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यह हो गया √36 प्लस 64, तो यह हो गया 10 न्यूटन। और यहां से इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो tan थीटा आपको हो जाएगा y/x, तो y का वैल्यू हो गया 8/6, तब 4/3, तो थीटा का वैल्यू हो जा रहा है 53 डिग्री। हम बैक क्लास ये सब बता दिए थे। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका क्या मीनिंग इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए F2 इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, तो i कैप का कोफिशिएंट 6 है जो x डायरेक्शन को शो कर रहा है, और j कैप का कोफिशिएंट 8 है जो y डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर आप इसको x एक्सिस मानते हैं और इसको y एक्सिस मानते हैं तो i का कोफिशिएंट 6 है, तो इस डायरेक्शन में कोई वैल्यू है 6 न्यूटन का, और j का कोफिशिएंट 8 है, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू जो है वह 8 न्यूटन का है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने हैं वह 10 न्यूटन है, तो वह बताता है कि 6 और 8 का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वही F2 इंडिकेट करता है। तो F2 का वैल्यू जो हो गया वह 10 न्यूटन हो गया, और डायरेक्शन यह बताता है कि आपका 53 डिग्री एंगल पे जा रहा है। तो कहने के मतलब ये भी कह सकते हैं कि 6 और 8 का जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट वैल्यू 10 न्यूटन है, और एंगल कितना डिग्री पर है, 53 डिग्री पे। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि आप I और J से यूनिट वेक्टर के हेल्प से आप रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक वेक्टर आपको हो गया 12 न्यूटन और एक वेक्टर हो गया 5 न्यूटन। अब देखिए मान लेते हैं कि दिस और दिस का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, इसको x एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, इसको y एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर f हो गया, तो 12 के लिए i कैप लगा लेंगे और y के लिए 5j लगा लेंगे। तो यहां से यह वेक्टर के इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हुआ। अब देखिए मान लेते हैं कि f का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो f का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो डायरेक्ट हो गया √12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा √12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25, तो √169, तो 30 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो tan थीटा y, तो y का कोफिशिएंट कितना है, j का कोफिशिएंट हो गया 5 और i का कोफिशिएंट हो गया 12, तो tan थीटा y/x 5/12, ये इसका एंगल पता नहीं है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर 12 न्यूटन का फोर्स इधर काम करे, 5 न्यूटन का फोर्स इधर काम करे, तो इसका रिजल्टेंट यह हो जाएगा और यह रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन। तो यहां तक हम जो है ना बैक क्लास में बता रहे थे
आज हम लोग जो है 3D वेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। हमने 1D बता दिए हैं, 2D बता दिए हैं, आज 3D वेक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो 3D में होता है क्या, तो हम बात कर रहे हैं 3D PV, 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। डी के मतलब पहले बताए थे डायमेंशन, और पी के मतलब हो गया पोजीशन, और वी के मतलब हो गया वेक्टर। अब देखिए 3D PV में इसमें 3 कोऑर्डिनेट होता है, x होगा, y होगा और z होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है और यह आपका हो गया z एक्सिस, और यहां पे कोई पॉइंट आप लिए, यहां पे कोई पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 3D को समझने में थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में ही पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट यहाँ नहीं है, बल्कि यह पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है। आपको ये जो पॉइंट लेना है, यह आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, हवा में हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हवा में पॉइंट है, तो आप इसको यहां से एक प्लेन में पहले पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना, और यहां से इस पे लंब डाल दीजिए, और यहां से इस पे लंब डालिए। तो यहां पे जो लंब डालिएगा तो यह पैरेलल टू y हो रहा है, तो इसी कारण से y नाम दीजिएगा। और लंब जितना कटेगा इसका नाम आप x दीजिएगा, और यह जो लंबाई होता है वह पैरेलल टू z होता है, तो यह z हो गया। तो यह आपको O हो गया, ये पॉइंट P हो गया। तो डायरेक्ट यहां से ऐसे मिलाएगा, तो आपको जो बन गया OP जो बन गया वह 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो OP जो हो गया 3DPV। तो 3DPV कैसे लिखेंगे, तो देखिए x है तो x के लिए i कैप यूज कर लीजिएगा, y के लिए j कैप यूज कीजिएगा, और z के लिए k कैप यूज कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका लंबाई निकालना चाहे तो थोड़ा सा ध्यान देखा जाए, तो यह लंबाई आपको हो गया x, यह लंबाई हो गया y, तो यह लंबाई हो जाता है s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहां पे ई 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट सरफेस से इस तरह से उठा है। तो इसका मतलब कि ई लाइन प्लेन में है, ई जो लाइन है वो प्लेन में है इस तरह से, और यह जो लाइन है वह इस तरह से सरफेस से परपेंडिकुलर टू द प्लेन उठा है। तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाता है। और आपको ये जब प्लेन हो गया, इस तरह से ये पॉइंट हो गया, और यह जो हो रहा है आपका ओपी वेक्टर का काम कर रहा है। इस तरह से डायगोनल जो मिल रहा है ओपी वेक्टर का काम कर रहा है। तो इसका लंबाई हो जाएगा √s स्क्वायर, इस बड़ा सा लिख रहे हैं, मान लेते हैं कि यह लंबाई अगर हम लिखेंगे तो यह लंबाई हो जाएगा √s स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर 3D रहेगा तो 3D का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिएगा, j के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दीजिएगा, और z के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर लीजिएगा। यह 3D का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। यह OP की लंबाई होगी। अब हम डायरेक्शन की थोड़ा सा बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि x के साथ यह वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ यह बीटा एंगल बनाता है, और z के साथ यह गामा एंगल बनाता है, गामा एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से बात करें तो दिस और दिस लाइन पैरेलल हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि यह भी आपको गामा का काम कर जाएगा। तो देखिए आप ट्रायंगल ले लीजिए OP, आई पॉइंट प्लेन में है तो इसका नाम S दे दीजिए। तो लिखिएगा फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OPS। तो OPS में बात कीजिएगा तो कॉस गामा, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस,
तो बेस में आपको जेड काम किया, हाइपोटेनस में यह लंबाई काम किया। तो कॉस गामा का वैल्यू हो जा रहा है जेड रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओपीएस तो यह राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है यह लाइन से, क्योंकि यह आपको प्लेन में लाइन शो कर रहा है, ठीक है ना। और यह लाइन, ये जो लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है इन द XY प्लेन में यह लाइन शो कर रहा है, और यह जो लाइन है वह एयर में है। यह जो लाइन इंडिकेट कर रहा है वह एयर में है, हवा में लाइन है। तो इसका मतलब यह हो गया, आपको यह भी लिख सकते हैं कि यह जो है लाइन एयर में आ जाता है। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बात करते हैं ओपीएस तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस में हो गया जेड, हाइपोटेनस में हो गया दिस। अब देखिए कॉस गामा में जेड ऊपर आ रहा है, जेड के साथ एंगल में जेड ऊपर आ रहा है, नीचे पूरा मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर कॉस अल्फा निकालते हैं तो कॉस अल्फा एक्स के साथ एंगल है, तो एक्स बाई रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यह हो गया। अगर कॉस बीटा एंगल निकालते हैं, कॉस बीटा वाई के साथ, तो वाई बाई रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरह से आप एंगल निकाल रहे हैं, वेयर अल्फा बीटा गामा आर angles with x axis, y axis and z axis। अब देखिए यहां से कुछ पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू को स्क्वायर करने के बाद क्या रिजल्ट होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू यूनिट आता है। हाँ तो देखिए, हाँ तो हमने आपको क्या देखे थे कि कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा का वैल्यू निकालें। नोट करके एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, एक्स बाई दिस, तो यह हो गया एक्स बाई रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई बाई रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब प्लस जेड बाई रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का पूरे के होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका रिजल्ट हो गया एस स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, तो एस स्क्वायर और एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर रूट अंडर एस स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए रूट स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, यह सब रूट के कोई ज़रूरी नहीं है, रूट के कोई स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला को आप एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे वाला को एलसीएम ले लीजिएगा तो एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो यहाँ बच गया एस स्क्वायर, सेकेंड में वाई स्क्वायर, जेड में जेड स्क्वायर, तो यह वैल्यू 1 हो गया। तो यह रिलेशन याद रखिएगा कि आप एक टर्म लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा,
अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि यह रिलेशन ऐसे प्रॉब्लम बनाने में इसका ज़रूरत नहीं होता है, ये खाली हमने आपको प्रूव कर दिए। बीएससी में जाइएगा तो इसका नाम भी है एक डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जाना जाता है, जिसको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को LMN के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं पड़ता है। खाली इसको प्रूव करने के व्यू से हम आपको प्रूव कर दिए हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा तो उसको बारे में देखिए कि क्वेश्चन इस पर किस तरह से पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ए यूनिट वेक्टर makes equal angles with x, y and z axis. Find this vector. A unit vector makes equal angle with x axis, x, y and z axis. Find this vector. मतलब कि आपको यह वेक्टर निकालना है कि यह वेक्टर क्या होगा जब तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो इसके लिए देखिए इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल के मतलब यह हो गया कि कॉस अल्फा, पहले यह समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि यही कोई वेक्टर है, तो वेक्टर के मतलब यह हो रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर आई कैप है, जे कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप है। अब यह वेक्टर इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल बनाने के मतलब यह हो गया कि कॉस अल्फा निकालते हैं तो x बाई रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और कॉस बीटा निकालिएगा तो y बाई रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और कॉस गामा अगर आप निकालते हैं तो z बाई रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब सिंस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल जब क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल एंगल बना रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब सबका वैल्यू लिखते हैं तो x बाई रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि x, y और z, मतलब कि अगर इक्वल एंगल बनाता है तो तीनों कोफिशिएंट जो होगा सेम होगा। तो तीनों कोफिशिएंट सेम होगा तो यह तीनों कोफिशिएंट को के मान लिए ऐसा से। तो नाउ चूंकि यह यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि रूट अंडर, सामने ही लिख देता है, रूट अंडर एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, चूंकि ए का मैग्नीट्यूड अभी बताए थे रूट अंडर एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है, इसका मतलब यह हो गया कि यह भी हो जाएगा के स्क्वायर, ये भी हो गया के स्क्वायर और के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह आपका निकल जाएगा रूट 3 के इक्वल टू 1, तो के का वैल्यू हो गया 1 बाई रूट 3। इसका मतलब यह हो जा रहा है कि अगर यूनिट वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, तो फाइंड दिस वेक्टर, तो दिस वेक्टर कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और वर्क कोफिशिएंट 1 बाई रूट 3 होना चाहिए। तो इसी कारण से आपका जो यह वेक्टर निकला, वेक्टर ए इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आई कैप, 1 बाई रूट 3 जे कैप और 1 बाई रूट 3
के कैप, यही आपका आंसर हो जाता है। यही यूनिट वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आता है। मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर नहीं देख के कोई वेक्टर पूछता है कि ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मेक इक्वल्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फाइंड दिस वेक्टर। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 लिखे थे वह मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा और फिर वहां से वो वैल्यू निकाल लेना है। जहाँ एक खाली पॉइंट ध्यान में रखना होता है कि जब इक्वल एंगल बनाता है तो यह कोफिशिएंट और यह कोफिशिएंट सेम होता है। तो इक्वल एंगल के लिए सेम कोफिशिएंट लिया जाएगा और फिर जैसा वेक्टर रहेगा उसका नाम दे दिया जाएगा। तो यह आपको रहा 3D वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है।